जी नाजरीन, मैं हूँ जुल्फ़िकार गुरामानी। हुकूमत ने इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था उसका आर्डीनेंस जारी कर दिया है। ये पहले से ही हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मंजूर किया था। काजी फ़ायज़ ईसा साहब जब चीफ जस्टिस थे और काजी फ़ायज़ ईसा साहब अब भी चीफ जस्टिस हैं। अभी इस आर्डीनेंस के हवाले से तफसीलात जो आएंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी आने वाले बुलेटिन के अंदर या आने वाले व्लॉग के अंदर। लेकिन बुनियादी तौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो आर्डिनेंस सामने आया है तो इससे क्या होगा, यानी कल भी आपको याद होगा कि कल भी यानी हर जुमेरात को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी जो है वो इजलास करती है। फिर आने वाले यानी कि आने वाले दिनों में कौन सी बेंच बनेगी, चीफ जस्टिस उसमें होंगे या चीफ जस्टिस होंगे तो बाकी कौन से जज साहबान आने वाली बेंच का हिस्सा होंगे जो कि केसेस सुनेंगे, कितने जज साहबान बैठेंगे, तो ये सारा फैसला जो है वो कमेटी करती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनाई गई थी, यानी पहले ये था कि खाली चीफ जस्टिस साहब जो होते थे वो सुमोटो एक्शन लिया करते थे, वो बेंचेस बनाया करते थे, अपने जजेस को बेंचेस में डालते थे, बाकी मुखालफिन को वो बेंचेस का हिस्सा नहीं बनाते थे। तो हुकूमत ने भी सोचा और साथ में फिर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने बड़ा क्लेम खुद भी किया कि देखिए बाकी तो सब जो है वो अपने अख्तियारात अपने पास रखते हैं। जैसे माजी में चौधरी इफ्तिखार साहब के ज़माने में था कि संगोसे के ऊपर भी सुमोटो एक्शन लिया जाता था, ट्रैफिक जैम होती थी तो वहाँ पर भी सुमोटो एक्शन लिया जाता था। तो हुकूमत जो तब की हुकूमत थी, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, आसिफ जरदारी साहब की जब हुकूमत थी तो वो समझते थे कि ये जुडिशल कू है एक तरह से, कि हुकूमत हमारे पास है लेकिन हुकूमत चलाने वाले चीफ जस्टिस तब के चीफ जस्टिस काजी तब के चीफ जस्टिस जो चौधरी इफ्तिखार साहब थे वो एक्शन लेते थे तमाम चीज़ों के। तो वो जो था सुमोटो एक्शन वो अब इस तरह नहीं लिया जाएगा, या बेंचेस का जो अख्तियार है वो सिर्फ और सिर्फ जो है चीफ जस्टिस नहीं लेंगे। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने खुद भी ये क्लेम जो है वो ये अभी भी करते हैं कि देखें बाकी तो सारे अख्तियारात हासिल करने के लिए दौड़ लगाते हैं, मैंने अपने अख्तियारात वो कम किए। यानी कि वो जो एक्ट बना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो ये बना कि अब चीफ जस्टिस खाली जो है वो ये सारे एक्शन नहीं लेगा बेंच बनाने के या सुमोटो एक्शन लेने के, बल्कि चीफ जस्टिस के साथ जो सीनियर जज होंगे वो दो सीनियर जज, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी हैं, जस्टिस मुनीब साहब भी हैं, तो वो जो है वो शामिल होंगे कमेटी के अंदर। लेकिन फिर ये देखा गया, ये जब कानून आया तो ये देखा गया कि ये तो सूरत हाल और हो गई। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब एक तरफ हैं और जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होने वाले चीफ जस्टिस जो हैं वो दूसरी तरफ हैं। नतीजे में अब बेंच नहीं बन रही, अगर बन रही है तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब अकेले हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब साहब जो हैं वो दूसरी तरफ है, अक्सरियत उनकी हो जाती है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब यानी पहले जो है वो चीफ जस्टिस ताकतवर होता था, इस कमेटी के बाद अब चीफ जस्टिस तो अक़लियत में कोई फैसला नहीं कर पाता, ना ही बेंच बना पाता है, ना ही सुमोटो ले पाता है, क्योंकि दो जो जज साहबान हैं, सीनियर जज साहबान, वो दूसरी तरफ हैं। तो फिर अब क्या किया जाए? तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद अमलन प्रैक्टिस के हवाले से नुकसान सामने आया कि वो बेंच बनाने में भी मुश्किलात का शिकार थे, सुमोटो एक्शन लेने के हवाले से मुश्किलात का शिकार थे। वैसे वो लेना चाहें या न लेना चाहें ये उनके ऊपर है, लेकिन वो अक़लियत में तब्दील हो गए थे। तो अब ये सूरत हाल जो है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने आर्डीनेंस जारी कर दिया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, यानी जो वो कानून बनाया गया था अब आर्डीनेंस लागू करके काजी फ़ायज़ ईसा साहब को अख्तियार दे दिया गया है कि अब अगर आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी का इजलास तलब करें और कमेटी के इजलास में अगर जज साहिबान, यानी आपकी मर्ज़ी है कि कोई भी जज आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी में बिठाएं, यानी कि कल जो जुमेरात का इजलास था वो ना हो सका और इजलास के अंदर ये सूरत हाल थी कि अगर ये हो जाए कि दूसरा जो सीनियर जज है वो अगर ना हो, मौजूद मुल्क के अंदर ना हो, या मुल्क के अंदर मौजूद होते हुए कमेटी का हिस्सा अगर नहीं बन सकता किसी भी वजह से, तो फिर जज साहब को, चीफ जस्टिस को यह अख्तियार हासिल होगा कि वो कोई और जज वो कमेटी के अंदर शामिल करे और फैसले करे। तो इससे अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब को यह अख्तियार हासिल हो चुका है कि वो कमेटी का इजलास करे, तो वो अपने जज, अगर वो समझते हैं कि सीनियर जज साहबा नहीं है तो किसी और जज को बिठा के
وہ بینچ بنا سکتے ہیں، سوموٹو ایکشن لے سکتے ہیں۔ تو ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو اس میں ابھی بہت سارے اور بھی آرٹیکلس شامل ہیں آرڈیننس کے اندر، لیکن بنیادی طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب سے لے کے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ 25 اکتوبر کو جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہوں گے تو جو موسٹ سینئر جج صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس ہوں گے۔ لیکن کیونکہ ابھی 25 اکتوبر بہت دور ہے، تو ابھی یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر، یہ کل ہی پتہ چل گیا تھا کہ ایک آرڈیننس سامنے آ رہا ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بااختیار بنایا جا رہا ہے۔ تو ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کم سے کم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ پرانا جو اسٹیٹس تھا چیف جسٹس کا ہوتا تھا کہ وہ سوموٹو لیتے تھے یا پھر وہ بینچ بناتے تھے اور کمیٹی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب کمیٹی تو ہوگی، لیکن اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کا ہوگا کہ اس کمیٹی کے اندر کون سے جج صاحبان کو بٹھاتے ہیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بہرحال 2 ماہ کے لیے ہی صحیح، کیونکہ آرڈیننس بھی تو قانون نہیں ہوتا، وہ پرماننٹ نہیں ہوتا، تو جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہیں ان کو بااختیار بہرحال اس آرڈیننس کے ذریعے ضرور کر دیا گیا ہے۔